आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोल संकल्पना या फिर मोल अवधारणा के बारे में। मोल अवधारणा क्या होती है, मोल संकल्पना क्या होती है। मोल संकल्पना केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री है यानी कि जो रसायन विज्ञान है उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री का एक अभिन्न अंग है। यानी कि यदि हमें मोल अवधारणा के बारे में पता नहीं है तो हम केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं और जितने भी यहाँ पे थ्योरी आती है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यदि आपके मोल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं। तो उसी मोल अवधारणा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षाओं में आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, ये सब चीज़ें क्या होती है। मोल आखिर होता कहाँ से, होता क्या है और कहाँ से ये आया है। यदि मोल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले छोटी चीज़ों से शुरुआत करना चाहूँगा। आपने सुना होगा जब भी आप बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे आपने एक चीज़ सुनी होगी कि 1 दर्जन केले दे दो। तो आपने वहाँ पे क्या यूज़ किया है, तो आप बोलेंगे सर हमने यहाँ पे दर्जन यूज़ किया है। जैसे ही दर्जन की बात आई तो वहाँ पे जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, वो आपको 12 केले दे देता है। यानी कि एक बात यहाँ से समझ में आ गई क्या, कि सर वहाँ पे यदि दर्जन की बात कही गई है ना तो दर्जन का मतलब वहाँ पे क्या निकल के आ गया, 12। यानी कि कभी भी मैं लिखता हूँ 1 दर्जन तो उसका मतलब आज के बाद क्या समझा जाएगा, 12। ठीक है, यानी किसी को जाकर के यदि हम बोलते हैं कि 1 दर्जन पेन दे दो तो उसका मतलब वो क्या करेगा, वो 12 पेन आपको दे देगा। ठीक है, अच्छा जी, कुछ और चीज़ लेते हैं। यदि हम बात करते हैं कि कहीं पे चावल यदि लेने जा रहे हैं या फिर आलू लेने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या उसे ऐसा बोलते हैं क्या कि सर एक काम करो मुझे यहाँ पे 1 दर्जन आलू दे दो, शायद नहीं बोलते। क्यों, आप बोलेंगे सर क्योंकि आलू जो रहते हैं वो कोई छोटे होते हैं कोई मोटे होते हैं, तो उसके लिए हम वहाँ पे एक जो मापन होता है वो क्या होता है उसका, किलोग्राम। उसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, किलोग्राम का या फिर ग्राम का यूज़ किया जाता है कि हाँ 500 ग्राम दे दो, 1 किलोग्राम दे दो, 2 किलोग्राम दे दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आलू जो है कोई छोटा है कोई मोटा है, जबकि यदि केलों की इनकी बात की जाए तो सब बिल्कुल दर्जन में आ जाते हैं। चलो जी आगे बात करते हैं। सर यहाँ पे क्या साइज़ की बात हो रही है क्या। इस तरह से यदि हम चावल लेने यदि जाते हैं तो फिर से चावल में तो जो भी यहाँ पे उसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं उन सब का साइज जो होता है वो सेम होता है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि मैं दुकान पे जाऊं और दुकान पे बोल दूं कि 1 दर्जन चावल दे दो। 1 दर्जन चावल बोलने के बाद आपको क्या करेगा, 12 दाने आपको पकड़ा देगा। तो ये तो होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने इनके जो मापन हैं उनको फिक्स कर रखा है, उनको सेट कर रखा है कि यदि केले लेने जाने हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे दर्जन का यूज़ करना पड़ेगा। पेन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे दर्जन का यूज़ करो, आलू लेने जा रहे हो किलो का यूज़ करो, चावल लेने जा रहे हो किलो का यूज़ करो। इसी प्रकार से एक मापन होता है केमिस्ट्री में, वो क्या होता है, मोल। क्या होता है भाई मेरे, मोल। जब भी मोल की बात की जाएगी, जब भी मोल की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में एक यहाँ पे छोटी सी वैल्यू आनी चाहिए। वो क्या रहेगी भाई मेरे, 6.02 इंटू 10⁻23। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 6.02 गुणा 10 की घात 23 यहाँ पे 1 मोल का मतलब रहेगा। जिस प्रकार से 1 दर्जन का मतलब 12 था, मैं बोलता हूँ 1 दर्जन वस्तुएं दे दो तो उसका मतलब क्या हो गया, 12 वस्तुएं दे दो। उसी प्रकार 1 मोल की यदि हम बात करते हैं, 1 मोल की यदि हम बात करते हैं तो 1 मोल में जो चीज़ें रहती है वो कितनी रहती है, 6.02 इंटू 10⁻23 चीज़ें यहाँ पे रहेगी। तो ये नंबर कितना बड़ा है, इस नंबर के बारे में यदि हम जानना चाहें तो इस नंबर के बारे में जानने के लिए हम ये देख सकते हैं, आपने जेम्स तो खाई होगी। ठीक है, छोटे होते हैं बचपन में तो जेम्स खाई जाती है वहाँ पे। तो जेम्स में क्या होता है, छोटी छोटी जेम्स होती है। यदि मैं जो 1 मोल जेम्स हैं वो ले लेता हूं, मैंने क्या किया, 1 मोल जेम्स ले ली। 1 मोल जेम्स का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1 मोल जेम्स का मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23 जेम्स मैंने ली है। सर अब इतनी जेम्स यदि मैं ले लेता हूं तो इनको यदि स्टोर करना चाहूं तो क्या ये एक कमरे में आ जाएगी क्या ये एक घर में आ जाएगी क्या, तो ये बोलना थोड़ा सा संतोषजनक नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इस नंबर के बारे में अभी हमें पता नहीं है कि ये नंबर कितना बड़ा है। इस नंबर के बारे में यदि देखना चाहें तो इस नंबर के बारे में क्या देख सकते हैं, इसको यदि हम खोलना चाहें तो किस तरह से,
602, इसके पीछे लगा दो कितनी जीरो, यहाँ पे 21 जीरो आप लगा दीजिए, यानी कि जीरो लगाते जाओ, कहाँ तक, 21 तक जीरो लगाते जाओ, कितने टाइम्स, 21 टाइम्स यहाँ पे जीरो लगेगी, तब जाकर के क्या होगा, ये नंबर मेरा बनेगा, जो नंबर कौन सा है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो सर यदि मैं इतनी जेम्स लेता हूँ तो इनको कहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, पृथ्वी, अर्थ में यदि ऊपर से कोई छेद किया जाए, ठीक है, यदि उसको गोला मान लिया जाए, अर्थ को यदि इसको एक स्फेयर मान लिया जाए, बिल्कुल जो मान के चलो कि खोखला गोला है कोई अर्थ, ठीक है, उसमें यदि ऊपर से मैं छेद कर दूं और मैं जेम्स को भरना स्टार्ट कर दूं तो पूरी पृथ्वी भर जाएगी जेम्स से। इतना बड़ा ये नंबर है। इस नंबर की हम परिकल्पना भी, यहाँ पे कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये नंबर कितना बड़ा है। नान खटाई बचपन में सभी ने खाई होगी, जिसे डोनट बोला जाता है, ये इस तरह की होती है। यदि मैं नान खटाई का एक स्टेक बनाता हूँ, यानी कि एक के ऊपर दूसरी नान खटाई, दूसरी के ऊपर तीसरी नान खटाई, इस तरह से यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, पूरी कितनी नान खटाई रख दी, तो आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे इतनी नान खटाई रख दी। कितनी नान खटाई रख दी, 6.02 गुणा 10 की घात 23 नान खटाई आपने यहाँ पे रख दी। तो वो जो दूरी बनेगी, यानी कि एक नान खटाई को दूसरी नान खटाई के ऊपर रखने के बाद में जो दूरी यहाँ पे बनने वाली है वो कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, सन यहां पर है, ठीक है जी, और यहां पर क्या है भाई, अर्थ है। सन से अर्थ पे चले जाओ और अर्थ से सन पर आ जाओ, ये कितना चक्कर होता है, एक चक्कर होता है। सन से अर्थ पे जाओ और अर्थ से वापस कहां पे आ जाओ भाई, मेरे सन पे आ जाओ, ये क्या होता है, एक चक्कर होता है। इस तरह से आप 200 बिलियन, इस तरह से आप 200 बिलियन चक्कर लगा लो, इतनी जो दूरी बनेगी, यानी कि 200 बिलियन चक्कर काटने के बाद में, 200 बिलियन चक्कर लगाने के बाद में जो दूरी आप वहां पे तय करेंगे वो किसके बराबर होगी, वो होगी जितनी नान खटाई मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, कितनी, 6.02 गुणा 10 की घात 23। इतनी नान खटाई को रखने के बाद में जो दूरी बन रही है वो किसके बराबर आने वाली है, वो 200 बिलियन चक्कर काटने के बाद में जो दूरी बनेगी उसके बराबर आने वाली है। यानी कि आप इमेजिन कर पा रहे हैं कितना बड़ा ये नंबर है। एक चक्कर तो समझ में आता है, लेकिन 200 बिलियन चक्कर, तो सर इसको एक प्यारा सा नाम दिया होगा, क्योंकि हम जब भी बोलेंगे तो इतना बड़ा नंबर तो बोल नहीं सकते, तो इसको एक नाम दिया गया है, इसे बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसी को बोला जाता है यहाँ पे हेक्सिलॉन भी इसको बोला जाता है, ठीक है जी। इसको क्या बोला जाएगा, हेक्सिलॉन बोला जाएगा, और इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है, जिसका केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। अब यदि बात करता हूँ मैं, यदि आपके सामने बोलता हूँ कि 32 ग्राम सल्फर है, क्या बोला मैंने, 32 ग्राम सल्फर है, वो किसी कटोरी में रखा हुआ है, ठीक है जी, कोई कांच के कोई कटोरी है उसमें ये रखा हुआ है। अब 32 ग्राम सल्फर की यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, तो 32 ग्राम सल्फर है। अब 32 ग्राम कितना होता है आपको पता है, बिल्कुल, इसको मतलब हाथ में भी ले सकते हैं अपन, ठीक है, यदि हाथ में लेने लायक है तो। अब 32 ग्राम सल्फर की मैं बात करता हूं तो 32 ग्राम सल्फर में कितने परमाणु हैं, तो आप बोलेंगे सर 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु यहाँ पर हैं। तो अभी बोलेंगे सर ये नंबर जब आप यहाँ पे केमिस्ट्री से बाहर की दुनिया में बता रहे थे तब तो जो ये नंबर है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन केमिस्ट्री में यानी कि रसायन विज्ञान में ये नंबर बहुत ही छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परमाणु भी तो कितना छोटा होता है, परमाणु को क्या आप अपनी आंखों से देख सकते हो, क्या नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर सिर्फ 32 ग्राम सल्फर में, मात्र 32 ग्राम सल्फर में आप यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर के बराबर के परमाणु आप देख सकते हैं। यानी कि यदि आप 32 ग्राम सल्फर को यदि हाथ में उठा रहे हैं तो उसका मतलब हो गया कि आप 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणुओं को उठा रहे हैं, जो कि किसमें समाहित, किसमें निहित हो गया, सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र 32 ग्राम सल्फर में ये आ गया। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने केमिस्ट्री से बाहर की जब दुनिया ली थी तब वहां पे देखा था कि यह नंबर कितना बड़ा है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर यह नंबर बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं अब यहाँ पे मोल का यूज कहाँ पे किया जा रहा है। अभी तक आपने जान लिया कि 1 मोल बराबर क्या होता है। ये जो इतना बड़ा वाला नंबर आया है उसका सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ पर है, उसका यूज कहाँ पर है, ये हम आगे देखने वाले हैं। अभी तक आपको ये पता चला है कि नंबर कितना बड़ा है, इस नंबर के बारे में आपको पूरा पता चल गया होगा। तो ये बात करते हैं अब कि इस नंबर के
यूज़ कहाँ पर है केमिस्ट्री में, यदि कभी भी मैं बोलता हूँ कि 1 मोल H2O, क्या बोला मैंने, 1 मोल H2O, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 मोल कुछ भी, इसका मतलब है कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, जो आपका मन करे वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। 1 मोल कुछ भी चीज़ है आपके बारे में, तो उसको आप, इसको मान लीजिए 1 मोल समोसे हैं, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर आपके पास में 6.02 × 10⁻23 समोसे हैं, ठीक है। अणुभार, परमाणु भार, यानी कि जो समोसे का जो सिंगल समोसा है उसका यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे भाई मेरे यहाँ पे उसका भार आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ 1 मोल हाइड्रोजन, क्या बोला मैंने, 1 मोल हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन है वो क्या है, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन परमाणु है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु। इस चीज पे ध्यान देना, ये क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन के परमाणु। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर यदि हाइड्रोजन की बात करें तो 1 ग्राम H यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे देखो भाई, 1 मोल H2, क्या बोला मैंने यहाँ पे, 1 मोल H2। अब हाइड्रोजन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे किस रूप में है, परमाणु रूप में नहीं है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो किस रूप में है, अणु रूप में है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 मोल हाइड्रोजन बराबर 6.02 × 10⁻23 H2 अणु यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे अणु है तो यहाँ पे भी अणु लिखेंगे, यदि यहाँ पे परमाणु है तो यहाँ पर भी परमाणु लिखा जाएगा। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं तो 1 मोल H2 का मतलब हो गया कि सर जो 1 H2 है उसका भार कितना है, तो वो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 2 ग्राम H2 आ जाएगा। आइए आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की, 1 मोल O, सिंगल O, ठीक है जी। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कितने परमाणु होंगे, तो आप बोलेंगे सर एवोगैड्रो नंबर के बराबर यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। लेकिन यदि उसी के विपरीत हम देखते हैं O2 में, तो वहाँ पे इतने तो वहाँ पे ऑक्सीजन होंगे ही होंगे, लेकिन ऑक्सीजन के वो क्या होंगे, अणु होंगे। यहाँ पे परमाणु थे, यहाँ पे क्या होंगे भाई मेरे, अणु हो जाएंगे। यदि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1 मोल O2 की। अच्छा जी, यदि हम सिंगल ऑक्सीजन की बात करते हैं परमाणु की, तो उसका जो द्रव्यमान है यानी कि जो अणुभार है वो कितना आएगा, 16। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे O2 की, तो वो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 16 + 16 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अच्छा जी, अब कहानी पर आते हैं 1 मोल H2O, 1 मोल H2O। अब जो H2O है वो क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये एक अणु है, क्योंकि ये विभिन्न परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। और यहाँ पे विभिन्न परमाणु हो या फिर एक ही परमाणु हो, वो क्या कहलाएगा आपका, यौगिक, या फिर उसे आप अणु बोल सकते हैं। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं 1 मोल H2O की, तो उसका मतलब क्या हो गया सर, 6.02 × 10⁻23 H2O के अणु है भाई मेरे, ठीक है। और आपको पता है कि H2O का जो द्रव्यमान है, H2O का जो भार है, अणुभार है, वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर H2 की बात करें तो 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो 16। ये कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 18 आ जाएगा, पक्की बात है। तो ये कितना आ जाएगा, 18 ग्राम H2O आ जाएगा। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं 1 मोल सल्फर, क्या बात की मैंने यहाँ पे, 1 मोल सल्फर की मैं बात कर रहा हूँ। यदि सल्फर की बात की जाए तो सल्फर क्या है, सिंगल परमाणु है, तो ये बोला जाएगा सर एवोगैड्रो नंबर के बराबर यहाँ पे सल्फर के परमाणु होंगे 1 मोल सल्फर में। अच्छा जी, और वो क्या होता है, 32 ग्राम सल्फर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 32 ग्राम सल्फर में कितने परमाणु होते हैं, तो आप बोलेंगे सर एवोगैड्रो नंबर के बराबर इसमें परमाणु होते हैं, यानी कि सल्फर का जो अणुभार है या परमाणु भार है वो क्या होता है भाई मेरे, 32 ग्राम होता है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे H2SO4। H2SO4 नाम सुना होगा, सुना लग रहा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इसे बोला जाता है। अच्छा जी, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सर ये अणु है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितने अणु रहेंगे H2SO4 के, इतने अणु रहेंगे। और इसका जो वजन है यानी कि इसका जो अणुभार है वो कितना आएगा, 98 ग्राम H2SO4 ये आ जाएगा। यानी कि बात कही जाए तो सर यहाँ से एक हमें रिलेशन मिल गया, यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया। और ये जो इक्वेशंस हैं, ये सब जो यहाँ पे इक्वेशन हैं, इन सब को आपको ध्यान रखना है। इन्हें बोला जाता है भाई मेरे क्या, मोल समीकरण। क्या बोला जाता है, मोल समीकरण या फिर मोल इक्वेशन, इनको बोला जाएगा। मोल समीकरण से मतलब ये है कि यह समीकरण हमें आती है,
इन समीकरण के बारे में यदि हमने प्रैक्टिस कर रखी है तो जो भी न्यूमेरिकल्स या फिर जो भी आगे के प्रश्न आपके होंगे उनको हम बहुत ही आसानी से बिल्कुल मक्खन करके उनको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखना भाई, आपके सामने लिखा हुआ है 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए। क्या लिखा हुआ है? 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए। तो वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन मोल इक्वेशन का यूज करने पर कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि सर ये जो बात कर रहा है कौन से परमाणु या फिर कौन से अणु की कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन को लेकर के यदि मैं मोल इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या आएगी भाई मेरे यहाँ पे? 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है जी। और यही बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर ये ऑक्सीजन की हम बात करते हैं सिंगल, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन। पक्की बात है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 मोल का द्रव्यमान बताना है, 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान बताना है, यानी कि जो बात कही गई है वो कहाँ पे है? मोल से मुझे कहाँ पे जाना है? द्रव्यमान पे जाना है। यानी कि बात कहाँ पर है कि सर मुझे मोल से कहाँ पे जाना है? द्रव्यमान या फिर मास पे मुझे जाना है। अच्छा जी, आप मुझे बताइए, ये जो मोल समीकरण आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्यारी सी, ये जो मोल समीकरण है इसमें, इस मोल समीकरण में मोल से मास पर जाने का तरीका क्या है? तो आप बोलेंगे सर मोल से मास पर जाना है, बस इतनी सी बात। तो ये वाला हमारा तरीका हो सकता है। कैसे? सर ये मोल रहा और यहाँ से मास पे जाना है, तो ये तरीका हो गया। यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि 1 मोल ऑक्सीजन बराबर कितना है बेटा? 16 ग्राम ऑक्सीजन। लेकिन हमें निकालना किसका है भाई मेरे? 2 मोल का निकालना है। जब 1 मोल ऑक्सीजन का इतना है तो 2 मोल का कितना होगा? 2 मोल ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे? तो आप देखेंगे यहाँ पे यूनिटरी मेथड बेसिक जो होता है वो आप लगा सकते हैं। 1 का मान 16 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 32। फिर भी लिखने का जो तरीका है वो ऐसा होगा 16/1 गुणा 2। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा? 32 ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगा। यानी कि बात कही जाए यहाँ पे तो 32 ग्राम जो रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा कि 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है। अब सीधे सीधे आप ऐसे भी देख सकते हैं, यदि अपन बिल्कुल ऐसे बात करें कि 1 का मान 16 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 3 का मान, इस तरह से अपन मल्टीप्लाई करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, 16 से। आइए आगे बात करते हैं। हम यहाँ पे 36 ग्राम जल की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप देखो कि वहाँ पे किस अणु, किस परमाणु की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे भाई मेरे कि यहाँ पे जल की बात की जा रही है। अब यदि ये जल की बात कर रहा है तो आप जल को लेकर के जो मोल इक्वेशन है उसको लिखना स्टार्ट कर दें। कैसे? तो आप देखेंगे कि 1 मोल H2O बराबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 जल के अणु। अच्छा जी, और यही बराबर कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर जल का मतलब है H2O, और H2O का जो भार होता है, अणुभार, वो कितना होता है भाई मेरे? 18 ग्राम। 18 ग्राम H2O। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि सर 36 ग्राम जल में कितने मोल होंगे? अच्छा, जो 36 ग्राम है वो क्या है भाई मेरे? वो क्या है? वो भार है। यानी कि बात कही जा रही है भार से कहां पर जाना है? मुझे मोल पर जाना है। यानी कि भार मुझे ज्ञात है, मुझे मोल निकालने हैं। यानी कि जो बात कही गई है वो क्या कही गई है कि भार से मुझे कहां पे जाना है? मोल पर मुझे जाना है। अच्छा जी, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके सामने ये मोल इक्वेशन लिखी हुई है बहुत प्यारी वाली, उसमें भार से मोल पर जाने का आपका जो तरीका है, आपका जो रास्ता है वो क्या होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर भार यहाँ पे लिखा हुआ है, मोल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एक बेहतरीन तरीका रहेगा। यानी कि आप यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं। यानी कि ऐसा इसको लिखा जा सकता है 18 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे? 1 मोल H2O होगा। अच्छा, निकालना कितने का है? 36 ग्राम का। तो वो तो सीधे सीधे भी पता है, लेकिन फिर भी मोल इक्वेशन से कैसे करते हैं, किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, वो तरीका थोड़ा सोचा जाएगा। 18 ग्राम में कितना मोल था? 1 मोल था।
तो 36 ग्राम में कितना होगा भाई मेरे, 36 ग्राम H2O, ये बराबर आ जाएगा एक, मैंने तरीका बताया था आपको, एक इसमें भाग देंगे किसका, 18 का, और गुणा किससे कर देंगे, 36 से कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा भाई मेरे, 36 से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा सर 2 मोल यहाँ पे मेरा जो रहेगा वो आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 मोल मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको सीधा भी देखा जा सकता था कि सर 18 ग्राम में 1 मोल था तो 36 ग्राम में ऑब्वियसली 2 ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम का आपका तरीका है उसमें शॉर्टकट नहीं चलता है, उसमें आपको जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये पूरी की पूरी थ्योरी वहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है जी। बढ़े आगे। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए जल पे। अच्छा, जल की क्या इक्वेशन अभी लिखी थी क्या, मोल समीकरण ये लिखी हुई है, लेकिन फिर से लिख लो, प्रैक्टिस होती रहेगी, जितनी बार आप इसको लिखेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो फटाफट से लिखिए 1 मोल H2O, साथ साथ में लिखेंगे 1 मोल H2O इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 क्या रहेगा H2O का अणु, और वही बराबर कितना होता है 18 ग्राम H2O। अब ध्यान दीजिए बात पे, यदि आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे तो देखिएगा, पहले तो आप इस क्वेश्चन को खुद करने का ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। मोल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। तरीका ये रहेगा कि सर ग्राम से यानी कि भार से कहाँ पे जाना है भाई मेरे, अणुओं पे जाना है। अब भार से अणुओं पे जाने का तरीका आपका क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे सर भार से अणुओं पे जाने का तरीका मेरा ये रहेगा, भार से अणुओं पे जाने का तरीका मेरा ये रहेगा, यानी कि 18 ग्राम H2O में कितने अणु रहेंगे, तो आप बोलेंगे सर 6.02 इंटू 10⁻23 अणु यहाँ पे रहेंगे। अच्छा जी, यदि हम बात करना चाहें यहाँ पे किसकी, 36 ग्राम की, किसकी बात कर रहे हैं भाई मेरे यहाँ पे, 36 ग्राम की, 2 मोल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 36 ग्राम H2O में कितने यहाँ पे अणु होंगे, तो आप बोलेंगे सर तरीका आपने बताया था, ये संख्या लिखनी है, इसके नीचे क्या करना है भाई, भाग किसका देना है, इसका देना है 18 का, और गुणा किससे कर देना है 36, यानी कि जिस चीज़ का आपको निकालना है, ठीक है जी। तो आप 2 से यदि इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे। अब आप देखिए जो एवोगैड्रो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितना आना चाहिए भाई मेरे यहाँ पे 12.04 गुणा 10⁻23 अणु, यानी कि जस्ट डबल यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि उसका दोगुना ही तो करना है हमें, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कही जा सकती है कि सर 36 ग्राम जल के जो रहेंगे उसमें कितने अणु रहेंगे, तो आप बोलेंगे सर 36 ग्राम जल में 12.04 गुणा 10⁻23 अणु रहेंगे, ठीक है जी। बात करें आगे, चलो जी अगली कहानी है ये वाली। अब यहाँ पे आपको कहानी थोड़ी समझ में आ रही होगी, क्यों, क्योंकि सर अभी तो आपने क्या किया था यहाँ पे, अभी तो आपने क्या किया था, यही संख्या आंसर निकाली थी, और वो क्यों थी, क्योंकि वो अणु थे, ठीक है। अब इस चीज़ को फिर से देख लो, बात कही जा रही है किसकी, फटाफट से करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने मोल इक्वेशन लिख दी तो बाद में नहीं लिखेंगे, लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उससे आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से मोल इक्वेशन लिखी जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान दो भाई किस पे, H2O पे ध्यान दो। चलो भाई लिखो 1 मोल H2O बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1 मोल H2O इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। अच्छा जी, और यही कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 18 ग्राम H2O इसी को बोला जाता है। यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या बन गई हमारी भाई मेरे यहाँ पे मोल इक्वेशन बन गई। अब इस मोल इक्वेशन में देखने के बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे कहाँ से, अणुओं से मुझे कहाँ पे, मोल पे जाना है, यानी कि अणु से कहाँ पे जाना है मेरे भाई, मोल पे जाना है। अच्छा, तो आप देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे मोल समीकरण लिखी थी उसमें अणु से मोल पे कैसे जा सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर अणु से मोल पे जाने का तरीका ये हो सकता है। यदि अणु से मोल पे जाना है तो तरीका ये हो सकता है, तो इसको कैसे लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 अणु, 6.02 इंटू 10⁻23 अणु कितना मोल देंगे, तो आप बोलेंगे सर 1 मोल H2O ये देंगे। अच्छा जी, लेकिन बात कितने की जा रही है, तो आप बोलेंगे सर 12.04 की जा रही है। तो 12.04 गुणा 10⁻23
अणु बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1, सिर्फ नंबर लिख लो, नंबर से काम चल जाएगा, 1/6.02 N2 10 की घात 23 और गुणा किससे हो जाएगा, इस नंबर से गुणा हो जाएगा 12.04 गुणा 10 की घात 23। तो आप देख रहे हैं 10 की घात 23 से 10 की घात 23 खत्म, और यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई मेरे, यहाँ पे 2 मोल आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे कि 36 ग्राम का मतलब ही क्या है, 2 मोल है, और उस 2 मोल में कितने अणु निकल करके आए थे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो 12.04 इंटू 10 की घात 23 है वो अणु निकल के आए थे। तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, ठीक है। तो ये सब था इसके बारे में, मोल इक्वेशन के बारे में। ये मोल जो इक्वेशन है उससे आप कोई सा भी जो आंकिक प्रश्न है उसको बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हैं। सिर्फ आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि हमें किससे किस पे जाना है, और छोटी सी गणित पता होनी चाहिए, ठीक है। गणित भी मैं आपको सिखाऊंगा जब बिल्कुल लास्ट चैप्टर का बिल्कुल एंड जब चलेगा, तो मैं आपको वहाँ पे किस तरह से गुणा किया जाता है, किस तरह से भाग दिया जाता है, किस तरह से जोड़ा जाता है, वो सब आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। अगली क्लास में मोल अवधारणा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, फिर करेंगे आगे की बात, ठीक है। चलो जी, धन्यवाद।